हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की हम यहाँ पर क्लास अभी करेंगे। सो गाइस देखिए, अभी हमारा चल रहा है पीडी पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट और लोक विकास और पर्यावरण। गाइस देखिए, ये हमारी 5th क्लास है और इससे पहले हमने 4 क्लास कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, हमने यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी कंप्लीट कर लिया है और आज हम पीडी को भी कंप्लीट कर लेंगे। गाइस देखिए, इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद, इस क्लास के खत्म होने के बाद आपका जो सबसे पहला काम है वो क्या है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। देखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आपका सबसे पहला काम है। देखिए, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। या फिर देखिए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा और फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। सो गाइस, देर ना करते हुए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखिए साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। सो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए, लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी मालूम हो कि यहाँ पर पेपर 1 की क्लासेस यहाँ पर करवाई जा रही है। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए गाइस, जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या होता है? तो हमारे पर्यावरण में जो मौजूद प्रत्येक वस्तु को जो संसाधित किया जा सकता है, संसाधित का मतलब है वो वस्तु जिसका हम संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या करती है? मदद करती है। उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे पर्यावरण में जो मौजूद है, जो वस्तु मौजूद है जिसका हम संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, वो क्या है? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। उसे क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। और ये संसाधन क्या होते हैं? आर्थिक रूप में भी होते हैं और सांस्कृतिक रूप में भी होते हैं। आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में ये संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आते हैं? प्राकृतिक संसाधन में जैसे कि वन संसाधन यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्स, वन संसाधन। देखिए, वन संसाधन का महत्व पर्यावरण के लिए अत्यधिक है, बहुत ज्यादा है। वन संसाधन का महत्व पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वनेश्वरीय, जैसे कि वनों में रहने वाला, कहने का मतलब है वनेश्वरीय का जो अर्थ है वो है वनों में रहने वाले प्राणियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। कौन? वन संसाधन। जो वन होते हैं, जो वनेश्वरीय मतलब वनों में रहने वाले जो प्राणी हैं, वो क्या करते हैं? वनों का मतलब आवास के रूप में प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया? वन संसाधन हो गया। क्या हो गया? वन संसाधन हो गया। और क्या करते हैं? वातावरण के लिए संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो वनों में रहने वाले जो प्राणी हैं वो क्या करते हैं? वनों का उपयोग करते हैं संसाधन के रूप में, आवास प्रदान करने, आवास के रूप में, मतलब वनों का उपयोग करते हैं संसाधन के रूप में, जिससे क्या होता है? वातावरण के संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है। वनों में जैसे कि खाद्य औषधि, ईंधन आदि मिलता है। और वनों के संरक्षण के लिए पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए। आपने देखा होगा आज के समय में विकास के लिए, डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे अंधाधुंध वनों को काटा जा रहा है, वृक्षों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। इन पर रोक लगाना चाहिए। हालांकि कहा जाता है कि सरकार ने इस पर रोक लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और है, जमीनी हकीकत कुछ और है। तो देखिए, वनों को काटने से, पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए। और देखिए, वृक्षों को लगाने में प्रोत्साहित करना चाहिए।
वृक्षों को लगाने को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए वृक्षों को लगाने में, ठीक है, प्रोत्साहित करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। अब है वन संरक्षण यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी कि वन संरक्षण, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कंजर्वेशन लिखा हुआ है ये। तो देखिए वन संरक्षण, तो वन संरक्षण क्या है, मानवीय विकास के साथ साथ क्या है, वनों के संरक्षण के महत्व को समझता है। जो वन संरक्षण है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, वो क्या करता है, मानवीय विकास के साथ, जितना ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ वनों के संरक्षण के महत्व को समझता है, ठीक है, कि वनों को संरक्षण करना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। यह परंपरागत वनवासी और अन्य समुदाय के हितों की भी चर्चा होती है। यहाँ पर जो परंपरागत जो वनवासी लोग हैं, जो कबीलों में रहते हैं वनों में, अभी तो इतना नहीं देखने को मिलता है, लेकिन पहले के दौर में क्या होता था, वनों में कबीले के रूप में लोग रहते थे, जो जिन्हें क्या कहा जाता था, वनवासी लोग कहा जाता था, और अन्य समुदाय के हितों की भी चर्चा वहां पर की जाती है वन संरक्षण में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, और वनों के सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाते हैं, वनों के सुरक्षा के लिए अहम कदम यहां पर उठाए जाते हैं, ठीक है। अब है वनोन्मूलन यानी कि वनों के कटाई और जलाने से वनों की दुर्बल जीवों का नाश होता है। आपने देखा होगा यदि वनों में आग लग गई, वहां पर वनों को जला दिया जाए तो क्या होगा, वन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा। जलवायु में क्या होगा, बदलाव होता है और भूमि की बंजरी होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि सॉरी, बंजरी नहीं लिखा हो गया है यहाँ पे, बंजर लिखा हुआ था, ये बंजरी हो गया, क्या हो गया, बंजरी, लेकिन इसका मतलब यही हो गया, बंजरी है ये। तो भूमि का जो बंजर होने का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है, बंजरी लिखा गया है यहाँ पे। तो देखिए वनों की कटाई जलाने से वनों की दुर्लभ जीवों का नाश हो जाता है और जलवायु में बदलाव होता है। भूमि है वो क्या हो जाती है, बंजरी हो जाती है, अर्थात बंजर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वनोन्मूलन कहा जाता है, उन्मूलन भी कहा जाता है और वनोन्मूलन भी यहां पर कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी ना बोलते बोलते वर्ड्स अटक जाते हैं, ठीक है, सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है, यह हर किसी के साथ होता है, कुछ कुछ वर्ड्स के साथ ऐसा होता है। तो देखिए अब क्या है, राष्ट्रीय वन आयोग, नेशनल फॉरेस्ट कमीशन, कब आया था राष्ट्रीय वन आयोग, आगे हम पढ़ेंगे अभी। यह आयोग भारत में वनों के संरक्षण और मानवीय विकास के बीच संवाद को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय वन आयोग क्या करता है, भारत में जो वनों के संरक्षण के लिए और मानवीय विकास के बीच जो संवाद होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसको प्रोत्साहित करता है और वन संरक्षण के लिए कदम उठाने की सिफारिश करता है। जो वन संरक्षण के लिए कदम उठाने के लिए क्या करता है, सिफारिश करता है राष्ट्रीय वन आयोग, नेशनल फॉरेस्ट कमीशन, ठीक है। अब देखिए वन संरक्षण से संबंधित जो आंदोलन किए गए, क्या क्या आंदोलन किए गए, वन संरक्षण से संबंधित जो आंदोलन किए गए उनके यहां पर प्रकार बताए गए हैं, वन संरक्षण आंदोलनों के प्रकार, ठीक है। सबसे पहला है चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन कहा जाता है इसको, चिपको आंदोलन। यह कब हुआ था, 1973 में, याद रखेगा चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1973 में हुआ था। और कहां हुआ था ये चिपको आंदोलन, कहां हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, कहां हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। तो चिपको आंदोलन, देखिए चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बोगड़ा जी ने किया था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बोगड़ा जी ने किया था, ठीक है। और ये वनों के संरक्षण के लिए किया गया था, किसके लिए, वनों के संरक्षण के लिए किया गया था, ठीक है। अब है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली जो आंदोलन है वो हिमाचल प्रदेश में किया गया था, ये अलग है, देखिए ये अलग है, साइलेंट वैली अलग है और चिपको आंदोलन अलग है, ठीक है। देखिए साइलेंट वैली भी 1973 में किया गया था, लेकिन वो कहां किया गया था, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में किया गया था। साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में ही किया गया था और चिपको आंदोलन उत्तराखंड में किया गया था 1973 में। और चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बोगड़ा जी ने किया था।
अब है केरल में वन संरक्षण के लिए अधिको आंदोलन, अतिको नहीं अधिको आंदोलन कहा जाता है इसको, अधिको आंदोलन। देखिए ये अधिको आंदोलन है, केरल में किया गया था वन संरक्षण के लिए, और ये भी कब किया गया था? 1973 में किया गया था। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था, साइलेंट वैली आंदोलन हुआ था, और देखिए कौन सा? अधिको आंदोलन भी हुआ था जो कि केरल में हुआ था। और देखिए केरल में वनों के संरक्षण के लिए यहां आंदोलन हुआ था, वनों के संरक्षण के लिए यह आंदोलन किया गया था केरल में। ठीक है, अब है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। यहां पर एक बांध बनाया जा रहा था। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बांध परियोजना के खिलाफ हुआ था। कहने का मतलब यह है कि नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया जा रहा था, बांध की एक परियोजना बनाई जा रही थी, बांध बनाया जा रहा था, और उस परियोजना के खिलाफ, बांध परियोजना के खिलाफ वहां पर नर्मदा नदी के आसपास जो रहने वाले लोग थे उन्होंने वहां पर आंदोलन किया, जिसको क्या कहा जाता है? रैली फॉर वैली के नाम से भी जाना जाता है। रैली फॉर वैली जो आंदोलन हुआ था नर्मदा नदी के खिलाफ हुआ था, नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया जा रहा था उसके खिलाफ हुआ था। और जो रैली फॉर वैली आंदोलन का जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, जो पुनर्विस्थापित करना, जो नर्मदा नदी के आसपास जो लोग थे जो उससे प्रभावित थे, बांध से जो प्रभावित थे, उनको पुनर्विस्थापित करना। इस आंदोलन का नाम क्या था? रैली फॉर वैली। अक्सर इस नाम से पूछा जाता है, रैली फॉर वैली, रैली फॉर वैली। ठीक है, ठीक से लिखा नहीं जा रहा है यहां पे, तो याद रखिएगा रैली फॉर वैली। ठीक है, अब क्या है? नवधान्य आंदोलन। क्या है? नवधान्य आंदोलन। यह कब हुआ था? नवधान्य आंदोलन यह हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुआ था, याद रखना है। बहुत बार रैली फॉर वैली के नाम से भी यहां से क्वेश्चंस बनता है, तो रैली फॉर वैली यही आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना। नवधान्य आंदोलन है, ये 1987 में हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नवधान्य, जैसे कि जैसलमेर राजस्थान के वनों के संरक्षण का प्रमोट करना। राजस्थान में नवधान्य आंदोलन हुआ था, 1987 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? जैसलमेर राजस्थान के जो वन है उनको संरक्षण का प्रमोट करना। ठीक है, संरक्षण करना। ठीक बात, समझ आया? पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास के एंड में, मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ आपको कहां मिलेगी। अब है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में आया। आपको सारी डेट याद रखनी है। क्या करना है आपको? सारी डेट आपको याद रखनी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण करना। बहुत बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या था, तो आपको याद रखना है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना और संरक्षण करना, पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण करना। इसका इतिहास संयुक्त राष्ट्र के पहले मानव पर्यावरण सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का इतिहास संयुक्त राष्ट्र के पहले मानव पर्यावरण सम्मेलन से जुड़ा हुआ है, जिसके प्रभाव में भारत ने यह कानून बनाया। जिसके प्रभाव में भारत ने यह कानून बनाया। कब बनाया? 1986 में। 1986 में बनाया था। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, यह अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और बचाव को प्राथमिकता देता है। ठीक है, जो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन है, यह अधिनियम है जो वो क्या करता है? पर्यावरण की सुरक्षा और बचाव को प्राथमिकता देता है। स्टॉकहोम सम्मेलन, इससे पहले की क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा था स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो क्या था? सम्मेलन के नियमों और प्रावधानों के पालन के माध्यम से क्या उद्देश्य था? मानव पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
स्टॉकहोम सम्मेलन का जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो क्या था? मानव पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है, अब है सामान्य और व्यापक विधियों का निर्माण। क्या है? सामान्य और व्यापक विधियों का निर्माण। तो इसके अंतर्गत सामान्य और व्यापक विधियों का निर्माण करके पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को तैयार करना। क्या है? कानूनी फ्रेमवर्क को तैयार करना। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सामान्य और व्यापक विधियों का निर्माण क्यों किया गया, किस लिए किया गया? तो आपको याद रखना है कानूनी फ्रेमवर्क को तैयार करना। ठीक है, इसके अंतर्गत सामान्य और व्यापक विधियों का निर्माण करके पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को तैयार करना। पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को तैयार करना। ठीक है, अब देखिए मानवीय प्राणियों और जीवों और पादप जातियों की सुरक्षा। मानव प्राणियों, जीवों और पादप जाति की सुरक्षा। तो यह कानून मानवीय पर्यावरण सुरक्षा के लिए हानिकारक तत्वों के प्रति विशेष सतर्कता बनाता है और जीवों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानता है। जो मानव प्राणियों, जीवों और पादप जाति की सुरक्षा है वो क्या करता है? यह कानून क्या करता है? मानव पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो हानिकारक तत्व हैं, जो अपशिष्ट हैं, हानिकारक तत्व हैं, उनके प्रति विशेष सतर्कता बनाता है और जीवों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानता है। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। जो पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। अब देखिए प्रदूषण के नियंत्रण। क्या है? प्रदूषण के नियंत्रण। यह कानून प्रदूषण के मामलों की क्या करता है? जांच करता है और शोध के लिए माध्यम प्रदान करता है। शोध के लिए क्या करता है? माध्यम प्रदान करता है और उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण मार्गदर्शन करता है। ठीक है, यह प्रदूषण के नियंत्रण, यह कानून क्या करता है? प्रदूषण के मामलों की जांच और शोध के लिए माध्यम प्रदान करता है और उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण के लिए मार्गदर्शन करता है, यानी कि डायरेक्शन देता है, मार्गदर्शन करता है। अब है नागरिकों के लिए अधिकार। तो इस अधिनियम से पहले नागरिकों के अधिकार के लिए इस अधिनियम से पहले नागरिकों को उन फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। जो पर्यावरण को क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया इस अधिनियम के तहत। ठीक है, और इस अधिनियम के माध्यम से भारत और पर्यावरण की सुरक्षा इस अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार ने क्या किया? पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में कई प्रमुख कार्रवाई को संचालित करती है। मतलब बहुत सारे इनिशिएट लिए गए, कार्रवाई को संचालित किया गया जिससे पर्यावरण का सुरक्षित और स्वास्थ्य रहना संभव होता है, जिससे पर्यावरण का सुरक्षित और स्वस्थ रहना संभव होता है। सो गाइस देखिए आज आपका पीडी कंप्लीट हो गया है। पीडी आपका कंप्लीट हो गया है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाएगी। इसीलिए कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, यहां पर भी मेंशन किया गया है। देखिए इस तरह से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जिन लोगों को अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी पीडी की अभी तक पीडीएफ नहीं मिली है, जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और देखिए फाइल के ऑप्शन पे जाइए, यहां पर प्रेस कीजिए। 83 फाइल यहां पे दी गई है। 83 फाइल सारी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पढ़िएगा और क्लासेस को यदि आपको समझ नहीं आता है तो क्लास को बार बार वॉच जरूर कीजिएगा, देखिएगा। सो गाइस आज की क्लास आपकी यहीं तक। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में आपका पीवाईक्यूज एमसीक्यू सॉल्व किया जाएगा। गाइस देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं मैं अभी। देखिए मैंने सोचा था आपके लिए 1000 क्वेश्चन की ज्योग्राफी की सीरीज लेकर आऊं और 500 क्वेश्चन की आपके लिए पेपर 1 की सीरीज लेकर आऊं, लेकिन गाइस सर्वर प्रॉब्लम के कारण देखिए सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है, सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन आपको यहां पर पेपर 1 के लिए देखिए 300 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहा हूं, 300 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहा हूं, 500 नहीं। और ज्योग्राफी के लिए देखिए कुछ बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर 500 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए, और देखिए 1000 क्वेश्चन की सीरीज ही लेकर आए। ठीक है, आप लोगों की डिमांड है तो देखिए ज्योग्राफी में 1000 क्वेश्चन की सीरीज और देखिए पेपर 1 के लिए 500 क्वेश्चन की सीरीज ही लेकर आ रहा हूं। ठीक है 5, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, डायरेक्टली प्रैक्टिस होगा। देखिए एक दिन में एक क्लास में हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे,
यदि हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो देखिए 3 घंटा लग जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं लेकिन प्रैक्टिस, बेहतर क्वेश्चन लेकर आएंगे, बेहतर एमसीक्यूज पीवाईक्यूज लेकर आएंगे, जिससे आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो पाए, आपको मालूम हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है ना, कितने पानी में है आप। तो एक्सप्लेनेशन लेकर नहीं आएंगे। 1000 क्वेश्चन ज्योग्राफी के करेंगे प्रैक्टिस, और 500 क्वेश्चन हम किसके करेंगे, पेपर 1 के, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए खासकर एक गुड न्यूज है, ठीक है। और दूसरा गाइस देखिए, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर ली जाएगी टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर ली जाएगी। तो गाइस देखिए, इस पर मैं कंप्लीट एक सेपरेट एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि क्या हमारा, किस तरह से हम क्वेश्चन को पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सो गाइस, आज की क्लास आपकी यहीं तक।